नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 44 करने जा रहे हैं जो आपको 14 अक्टूबर 2020 को मिलेगी। आज बिल्कुल नया पार्ट स्टार्ट हुआ है। अगर हम इसे देखें तो आपकी एनसीईआरटी किताब का पार्ट 6 है जिसका नाम है ऊतक। पर आज हमें एक सब टॉपिक पढ़ना है, वो क्या है? ऊतक में हम पढ़ेंगे सिर्फ विभ्जोतक ऊतक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो ज्ञान है वो जिज्ञासा दीदी से पूछता है। जिज्ञासा दीदी, हमारी कोशिकाएं शरीर में किस प्रकार कार्य करती हैं और क्या पादप की कोशिकाएं भी हमारे शरीर की कोशिकाओं की तरह ही कार्य करती है? ये प्रश्न सुनने के बाद जिज्ञासा दीदी ज्ञान को बताती है। ज्ञान, जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो कि जंतु तथा पादप दोनों ही बहुकोषीय जीव हैं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने हैं। इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती, इसलिए इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। आइए इस लाइन को फिर से दोहराते हैं। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ठीक है, याद रखना बेटा। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। अब जब बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं? अंग बनाते हैं। ठीक है, और वो कोशिकाएं अलग होती हैं जो निश्चित कार्य करने में सक्षम होती हैं। मनुष्य और पादप दोनों ही में ही अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं। तो आप इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले इस चित्र को देखिए। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे हमारे शरीर में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है, परिसंचरण तंत्र होते हैं। ये सारे तंत्र, जब बहुत सारे तंत्र मिल जाते तो क्या होते हैं? एक जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है। जंतु ऊतक, जंतु ऊतकों का अधिकांश भाग जीवित होता है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो जंतु होते हैं उनके ऊतकों का अधिकांश भाग जीवित होता है तो इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है तथा इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। इसके विपरीत जो पादप ऊतक होते हैं वो स्थिर रहते हैं, इसलिए इनके अधिकांश ऊतक सहारा पादप ऊतक पौधे स्थिर रहते हैं, इसलिए इनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं। ये ऊतक अधिकतर मृत होते हैं, इसलिए पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। पौधों में कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। पादप ऊतकों को विभ्जोतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तथा स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आइए इसको एक बार फिर से जानें। एक कोश के जीवों में सामान्यतः एक ही कोशिका के अंदर सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन व उत्सर्जन क्रियाएं हो जाती हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में सभी महत्वपूर्ण कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा की जाती है। कोशिकाओं का विशेष समूह जो संरचनात्मक, कार्यात्मक व उत्पत्ति के समान होते हैं ऊतक कहलाते हैं। देख लीजिए, कोशिकाओं का विशेष समूह जो संरचनात्मक, कार्यात्मक व उत्पत्ति में समान होते हैं ऊतक कहलाते हैं। आइए पादप ऊतक और जंतु ऊतक में अंतर करें। पादप ऊतक, जो पादप ऊतक है ये क्या स्थिर रहते हैं, जबकि जंतु ऊतक गतिमान रहते हैं। इनकी वृद्धि सीमित भागों में होती है, इनकी वृद्धि सभी भागों में होती है। वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, वृद्धि निश्चित समयावधि के लिए होती है। इनमें विशिष्ट अंग अनुपस्थित होते हैं, जबकि इनके विशिष्ट अंग उपस्थित होते हैं। आज की जो वर्कशीट है उसमें हमें सिर्फ पादप ऊतक के बारे में चर्चा करेंगे। तो पादप ऊतकों को दो भागों में बांटा गया है। एक होते विभ्जोतक ऊतक, दूसरे होते स्थायी ऊतक। विभ्जोतक ऊतक वो होते जो विभाजित होते रहते हैं और पौधे की वृद्धि में सहायता करते हैं, जबकि स्थायी ऊतक होते हैं जो मृत हो जाते हैं और कोशिकाओं को रूप या सहारा देने का कार्य करते हैं। तो विभ्जोतक को तीन भागों में बांटा गया: शीर्षस्थ विभ्जोतक, पार्श्वी विभ्जोतक, अंतर्वृष्टि विभ्जोतक। जबकि स्थायी ऊतक को बांटा गया सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। आप यहाँ पे देख पाओगे सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक के भी तीन भाग है: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जबकि जटिल ऊतक के दो भाग है: जाइलम और फ्लोएम। विभ्जोतक ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं तथा ये पौधों में वृद्धि वाले भागों में ही पाए जाते हैं। ये ऊतक आवश्यक कोशिकाओं के बने होते हैं जिनमें समसूत्री विभाजन या मिटोसिस डिवीजन होता है तथा ये विभाजित होकर स्थायी ऊतक बनाते हैं।
ये पादप की वृद्धि वाले भागों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए तने पर, फूल पर जहाँ पत्तियां होती हैं, वर्तिकाग्र व परांगण लगे होते हैं, जड़ व कैम्बियम आदि में पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाएं समान होती है जो वृद्धि कर विकसित हो जाती हैं। नई बनी कोशिकाओं में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। विभज्योतक ऊतक के प्रकार। विभज्योतक ऊतकों को 3 प्रकार के ऊतकों में बांटा गया है। पहला, शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक। ये ऊतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भागों में विद्यमान रहते हैं। ये पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। ये निरंतर विभाजित होते रहते हैं। जड़ तथा तनों के सिरों पर वृद्धि यानी बिंदु का निर्माण करते हैं। वहीं दूसरी ओर पार्श्व विभज्योतक, ये ऊतक तने की परिधि या मूल में पाए जाते हैं। ये तने की चौड़ाई बढ़ाने के सहायक होते हैं। यानी जो तने की मोटाई बढ़ती जाती है वो किसकी वजह से बढ़ती जाती है? पार्श्व विभज्योतक ऊतक की वजह से बढ़ती जाती है। जड़ में द्वितीय वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, जिससे तने व जड़ की चौड़ाई में वृद्धि होती है। ये ऊतक संवहन ऊतक भी बनाते हैं। इन्हें द्वितीय विभज्योतक भी कहते हैं। उदाहरण कैम्बियम तथा वृक्ष की छाल के नीचे कॉर्क कैम्बियम। विभज्योतक का तीसरा भाग कहलाता है अंतर्वृष्टि विभज्योतक ऊतक। ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। ये वास्तव में शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक के ही भाग हैं, जो लंबाई बढ़ने के कारण शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक से अलग हो जाते हैं। ये स्थायी ऊतक के बीच बीच में पाए जाते हैं। इनसे भी पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। उदाहरण घासों के तनों, गेहूं के आधार तथा पुदीने व पाइनस की पत्ती के आधार पर ये उपस्थित होते हैं। इसी के साथ मैं आपको चित्र समझा देता हूं। जो शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक होते हैं वो आपको शीर्ष पे पाए जाते हैं, यानी ये तने के शीर्ष पे पाए जाएंगे या फिर जड़ के जो जड़ है ना उसके शीर्ष पर पाए जाएंगे, जो वृद्धि करने में सहायक होते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ होते हैं अंतर्वृष्टि विभज्योतक, जो कि नोड इंटरनोड होते हैं। जो शीर्षस्थ विभज्योतक का ये ग्रुप है, पर उनकी लंबाई बढ़ने के कारण वो पीछे छूट जाते हैं और ये अंतर्वृष्टि विभज्योतक कहलाते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे होता है पार्श्व विभज्योतक ऊतक, जो क्या करते हैं गर्थ यानी जो तने की मोटाई है उसको बढ़ाने में सहायक होते हैं। विभज्योतक ऊतक के गुण एवं लक्षणों को जाने। इन ऊतकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं और इनमें रसधानियां नहीं पाई जाती। ये गोल, बहुभुज, आयत के आकार के हो सकते हैं तथा इनमें अंतरकोशिकीय स्थान यानी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं जो पादप की लंबाई तथा चौड़ाई बढ़ाने में सहायता करती हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति से घिरी रहती है, जिसके अंदर बहुत अधिक कोशिका द्रव्य भरा रहता है। इनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, रसधानी नहीं पाई जाती तथा इनमें प्रारंभिक लवक पाया जाता है। ठीक है। इसी के साथ हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। आइए प्रश्नों के उत्तर जांचें या इनको खोजें। आइए वर्कशीट के प्रश्नों के उत्तर ढूंढें। प्रश्न नंबर 1, ऊतक क्या है? उत्तर, एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, पादप तथा जंतु ऊतकों में कोई 2 अंतर लिखिए। तो पादप ऊतक और जंतु ऊतक। पादप ऊतक अधिकतर मृत होते हैं, जबकि जंतु ऊतक अधिकतर जीवित होते हैं। पौधों में वृद्धि कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है, इसलिए इन ऊतकों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जंतु ऊतक में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है तथा इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। प्रश्न नंबर 3, विभज्योतक ऊतकों के प्रकार तथा पौधों में उनकी स्थिति दर्शाइए। उत्तर, विभज्योतक ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक, ये पौधों के जड़ एवं तनों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होते हैं। ये पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है। दूसरा, अंतर्वृष्टि विभज्योतक, यह पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। तीसरा पॉइंट, पार्श्व विभज्योतक, ये ऊतक तने और जड़ की परिधि में स्थित होते हैं और तने का साइज बढ़ाने का काम करते हैं। तीसरे प्रश्न के उत्तर में आप ये चित्र भी
बना सकते हैं। ठीक है, समझाने के लिए आपका उत्तर अच्छा हो जाएगा, यानी जब 5 नंबर में आता है तो हम चित्र द्वारा इसको समझा सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है विभिज्योतक ऊतकों के कोई 2 गुण बताइए। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा विभिज्योतक ऊतक के गुण। तो पहला गुण क्या है, इन ऊतकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। दूसरा, इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं और इनमें रसधानियां नहीं होती। आप चाहे तो उसको 3 पॉइंट भी बना सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसी के साथ आपकी वर्कशीट खत्म होती है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी बजाना ना भूलें, जिससे जैसे ही अगली वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद।